द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सूरज जयराम अय्यर, सेक्रेटरी ऑफ रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल। देखिए, मेरा एक बड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं संचालक तो बाद में हूँ, पहले खुद शिक्षक के प्रोफेशन से मैंने अपना कैरियर चालू किया हूँ। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ये मेरे दो सब्जेक्ट हुआ करते थे। अभी थोड़ी काम की व्यस्तता की वजह से क्लासेस लेना हो नहीं रहा है। अब धीरे धीरे करके मैंने अपनी जर्नी पढ़ाने के माध्यम से शुरुआत करते हुए आज हमारे कई स्कूल, कॉलेजेस, कई इंस्टीट्यूशंस आज नागपुर में और नागपुर के बाहर के सारे जिलों में आज प्रेजेंट है। रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल हम लोग ने टेक ओवर किए ये लगभग 2-2.5 साल पहले, एंड ये 2-2.5 साल के पहले जो कोरोना का जिस तरह का सिचुएशन रहा है, सारे स्कूल को बहुत बड़ी मार लगी थी। सिर्फ स्कूल को ही प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है वो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जो उनके पालक हैं, उन लोगों को इसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा हुई थी। और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने उन पालकों के और स्टूडेंट्स के सारे उम्मीदों पे हमने खरे उतरे हैं। आज वो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से एक 300-350 बच्चों से लेके आज ये 2 साल के अंदर में 2000 बच्चों के ऊपर में वृद्धि हुई है। एंड ये 2 सालों के अंदर में नागपुर में ही हमारे और 2 स्कूल्स के यूनिट चालू हुए, एक बेसा में और एक मनीष नगर में, और साथ में भंडारा, रामटेक और चंद्रपुर जिला में नए वाले स्कूल्स के हमारे जो अन्य ब्रांचेस है वो शुरू हो रहे हैं। और ये सबका प्रोत्साहन और शक्ति हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले जो पालक हैं उनके आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। सर, द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल की क्या विशेषता है जिससे पालक अपने बच्चों को ये स्कूल में एडमिशन करवाएं? जी देखिए, स्कूल का तात्पर्य आजकल थोड़ा सा होता है ना कि बच्चों को भाई भेजना है, और बच्चों को भेजने के बाद में उनकी पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई होने के बाद में उन बच्चों को बाहर अतिरिक्त जाके उन्हीं विषयों पर अतिरिक्त पैसा देके बाहर से कोचिंग भी लगवानी पड़ती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में अगर भिजवा रहे हैं, वो जो फीस वो देते हैं और बच्चे जो समय वहाँ देते हैं, इसके बाद में कोई अतिरिक्त समय या पेरेंट्स को अतिरिक्त पैसे उसी सब्जेक्ट के, उसी विषयों के लिए देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो हमने एक संकल्प ली है कि जो बच्चे लोग रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल में जो पढ़ने के लिए आएंगे, उन बच्चों को इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन दे कि द पेरेंट्स विल मेक इट श्योर कि दैट दे विल नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। ये हो गई पहले विशेषता। सेकंड विशेषता ये है कि जैसे ही बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में जाता है, तो पेरेंट्स जो सामान्य वर्ग के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर में एक्सपेंसेस का इतना बड़ा एक्स्ट्रा खर्चे का दबाव आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कहीं बहुत बड़ा लोन ले ली है और जिसके ऊपर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से उनको चुकाना पड़ रहा है, जो मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, आप स्कूली शिक्षा लेने के बाद में कोई और अतिरिक्त शिक्षा के लिए आपको अतिरिक्त बार आपको नहीं पड़ता था, विच इज़ आई थिंक इट इज़ इनजस्टिस टूवर्ड्स पेरेंट्स। 8th, 9th, 10th में फाउंडेशन के नाम पर, ट्यूशन्स के नाम पर, और 10th के बाद में कोचिंग के नाम पर IIT, JEE, नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लैट के एग्जामिनेशन जो LLB के लिए होता है, या अगर किसी बच्चे को CA बनना है
तो CA CPT का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर में लाखों रुपए का दबाव पेरेंट्स के ऊपर में आता है। तो हम लोग ने जो टीचर्स को जो यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं, ये जो प्रोफेसर्स को हम लोग ने उपलब्ध करवाए, ये जो आपके नागपुर के और नागपुर के बाहर के जो बेस्ट फैकल्टी टीम हो सकती है, उन लोगों को हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। और उनका मैं मानता हूँ कि वो सब जो जितने फैकल्टीज़ होते हैं वो बेसिकली उनका पैकेज बहुत हेवी रहता है। बट अगर आपके पास में बच्चे अगर ज़्यादा है स्कूल के अंदर में, तो हम मैनेजमेंट के लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ मैंने नहीं, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बाकी दूसरे स्कूल वालों ने भी इस दिशा में सोचना शुरू कर देना चाहिए। एंड हम लोगों ने उन फैकल्टीज़ के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को अतिरिक्त 1 रुपये भी लिए बिना वो कोचिंग, जो सो कॉल्ड कोचिंग जो बाहर में देना पड़ता है या बच्चों के लिए जो लेना पड़ता है, वो हम स्कूल के समय के अंदर में ही बच्चों से स्कूलिंग के साथ में उन बच्चों को एंट्रेंस के भी प्रिपरेशन करवा के दे रहे। और वो पूरे फैकल्टीज़ क्वालिफाइड है, CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट रहती है, जो टाइमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, वो पूरा समय वो दे रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं और ये कहते हैं कि सर, हमें पहले एक समय था कि हमको आपके स्कूल से ज़्यादा पैसे हमको बाहर कोचिंग में देना पड़ता था, आज हमें वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बच्चे कह रहे हैं कि कोचिंग में जो हमें मिलता था उससे कई गुना अधिक बेटर तरीके से शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। ये बात की एनर्जी है जो हमको और आगे लेके जाने में प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है। एंड वी आर कीप ऑन डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सेम वे। जी सर, हम जानते हैं कि रॉयल गोंडवाना स्कूल में बोर्डिंग फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी, और आपके स्कूल में स्पेशली डे बोर्डिंग भी स्टार्ट हुआ है। जी। तो इस तरह की बोर्डिंग में किस तरह से बच्चों पे ध्यान दिया जाता है और स्पेशली आपके तरफ से किस तरह से एफर्ट्स डाले जाते हैं? जी, ये बहुत ही आप इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछे हैं। और मुझे आपको सबसे पहले तो आपको मेरे को बधाई देनी पड़ेगी कि आप पूरा रिसर्च करके यहाँ पर आए हो। थैंक यू सो मच मैडम। बेसिकली देखिए, आजकल जो बड़े शहरों का जो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पेरेंट जो होते हैं वो सिंगल अर्निंग पेरेंट नहीं होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन जॉब और इन बिजनेस, मैक्सिमम पीपल। अब जब मम्मी और पापा दोनों अपने जॉब के कारण जब बाहर रहते हैं, तो उस वक्त में बच्चे के ऊपर में कौन ध्यान रखे? आधा मन उनका उनकी जॉब में रहता है, आधा से ज़्यादा मन उनको अपने घर पे रहता है कि भाई बच्चे क्या कर रहे होंगे उनके एब्सेंस में। अच्छा, हमारे पास में भी एक ऐसे था कि भाई कुछ बच्चे जो विशेष तौर पर जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलता है, उनसे पढ़ाई करवा के ले लेना पड़ता है। ये दोनों कारणों से कि पेरेंट्स के घर में थोड़े से समय की कमतरता देने की वजह से, चूँकि उनके प्रोफेशनल रीजंस की वजह से, एंड साथ में कुछ बच्चों के जो थोड़े से एवरेज है या थोड़े एबो एवरेज है, उनको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनसे पढ़ाई करवा के ले लेना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग के मन में विचार आया कि क्यों ना हम उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय हमारे स्कूल के अंदर में हम एक विशेष फैसिलिटीज़ के साथ उन बच्चों को हम लोग हेल्ड अप करें। स्कूल टाइमिंग के बाद में बच्चों को एक फैसिलिटीज़ ऐसा देते हैं कि बच्चे यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं, उनके स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवा के लेते हैं अतिरिक्त समय पे, एंड उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देके उनकी डाउट्स, डिफ़िकल्टीज़ और उनकी पढ़ाई करवा के लेते हैं। और शाम के समय पर जब पेरेंट्स फ्री होते हैं, वो जब घर पहुंचते, उसके बाद में बच्चे वहाँ पहुंचते हैं। यानी देखिए, इसके अंदर मेथोडोलॉजी ऐसी है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और जब पेरेंट्स शाम को वापस आ रहे हैं तो उनके सामने में बच्चे वापस आ रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पेरेंट्स को रहता है कि उनके एब्सेंस में बच्चों की तरफ में कौन ध्यान रखेगा, इसके चिंतन से वो मुक्त हो जाते हैं। और उस प्रोसेस का जो हमने नाम रखे है, दैट इज डे बोर्डिंग। एंड कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जो बोर्डिंग में विश्वास रखते हैं। अब क्या होता है कि हम पेरेंट्स लोग कभी कभी इतने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मैं संचालक के अलावा पालक भी हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संचालक के अलावा पालक हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। सो एक बात जो हम लोग को देखने में आई है वो है सिस्टम का डिफरेंस। घर में बच्चे लोग
पेरेंट्स का थोड़ा सा कम सुनते हैं। मैं हर किसी पेरेंट्स की बात नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ पेरेंट्स के कुछ बच्चे लोग थोड़ा सा बातों को नेगलेक्ट करते हैं। ऐसे कंडीशन में कि सुबह बच्चों को प्रॉपरली उठाओ, उनसे प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज वो सब करवाओ, देन प्रॉपर ब्रेकफास्ट टाइम पर बच्चों ने करे, उसके बाद स्कूल जाए, स्कूल से वापस आने के बाद में शाम के प्रॉपर समय पर प्रॉपर रेस्ट करें, स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के अंदर में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, स्पोर्ट्स के रूप में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो। इस शब्द को मैं फिर से इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आजकल आप सभी लोगों को पता है कि बच्चे लोग मोबाइल, कंप्यूटर गेम्स या स्थिति परिस्थिति का जिस तरह से बदलाव हुआ है, उस वजह से जो शारीरिक प्रशिक्षण जो मिलना चाहिए, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को ग्रोइंग एज में मिलना चाहिए, उससे बच्चे लोग कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एब्सेंस हो रहे हैं, जिस वजह से बच्चों के मेटाबॉलिक ग्रोथ, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो कहीं ना कहीं पे बच्चे बहुत लैक कर रहे हैं। यही बच्चे लोग हमारे आने वाले समय पर समाज के आधार होने वाले, हमारे देश के भविष्य बनने वाले, और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन बच सकता है, एक हेल्थी बॉडी में ही एक हेल्थी माइंड का निवास हो सकता है। हमें अच्छा पढ़ाना है, साथ में बच्चों को एक अच्छे हेल्थ के रूप में बच्चे का विकास भी करवाना है। बीमार बच्चा अपना देखभाल नहीं कर पाएगा, वो समाज, देश और आने वाले समय पर अपने पेरेंट्स का क्या देखभाल कर पाएगा। इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम जिस एज में, जिस ग्रोथ में बच्चों को जो फिजिकल एक्सरसाइज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। एंड दैट इज़ अ रीज़न वाई आपने देखे होंगे हम लोग स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहे हैं। अपने यहाँ पर काफ़ी निर्माण करते हुए अपनी चीज़ों को देखे होंगे। जिम का प्रावधान किया हमने, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के लिए हमने बहुत कुछ प्रावधान करा के दिए, और ये हर स्कूल ने करना चाहिए। आजकल स्कूल्स तो हमारे यहाँ पर बहुत है नागपुर में, पर वहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के रूप में, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में, हेल्थ को बेटर करने के रूप में प्रावधान कई जगह पर बहुत कम देखा जाता है। हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ में बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिकता भी हेल्थी रहे, इसके ऊपर में वर्कआउट करना बहुत आवश्यक है, जो हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो पेरेंट्स का इतना बड़ा रुझाव जो हम लोग की तरफ में आ रहा है कि नहीं भाई रॉयल गोंडाना में एडमिशन लेनी है, ये इसका एक बेसिक रीज़न है। अब देखिए कई 9th में, 10th में, 8th में कई सारे एडमिशन्स हम लोग के पास में आ रहे हैं। हमने उनको पूछा कि भाई 8th 9th में चूँकि CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से हम उतने एडमिशन्स ले नहीं सकते हैं, और पेरेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अब तक तो वो फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल पाए, पर हमारे पहचान के परिचित के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे बच्चे को भी आप किसी न किसी रूप से स्थान दीजिए। हमारी कोशिश है कि हम जितना भी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ये पार्टिसिपेशन में, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट फॉर दैट, एंड लेट्स सी ये अच्छा काम हम और कितने दूर तक लेके जा सकते हैं। जी, सबसे पहले बदलाव तो हमें ये चीज़ के लिए करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो और कम से कम पैसे दो, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बच्चों के बच्चे, पेरेंट्स के जैसे, पालक के जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ने की खुशी तो एज के साथ में उनको होती है, पर साथ में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ बच्चों को दें। और फैसिलिटीज़ का तात्पर्य है, जैसा मैंने इससे पहले भी कहा, कि बच्चों को कहीं पे अतिरिक्त कोचिंग या अतिरिक्त क्लासेस लगाने के लिए पेरेंट्स के ऊपर में अतिरिक्त दबाव फाइनेंशियली ना आए। जो रॉयल गोंडवाना दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जो मेन रीज़न है पेरेंट्स का स्नेह और उनका आशीर्वाद और बच्चों का डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर में अतिरिक्त बोझ या भार नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाने का भी सिस्टम होता है कि आप बच्चों को पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में करवा के लीजिए, ताकि बच्चों को घर में जाने के बाद में होमवर्क के रूप में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये हम टीचर्स लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि मैक्सिमम वर्क, अगर मैं कहूँ अगर रेशो के हिसाब से, तो एक 60% काम हम लोग ने स्कूल में करवा लेना चाहिए और 35 से 40% का काम बच्चों को होमवर्क के रूप में देना चाहिए। कि मैंने कई सारे स्कूल के अंदर में जो मैंने उनका करिकुलम जो मैंने देखा हूँ कि 20-25% स्कूल में कराते हैं और 80% बच्चे और पेरेंट्स के ऊपर में थोप देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो बच्चा देता है वो स्कूल में देता है। देन घर पे जाने के बाद में उन बच्चों के अपने सोशल एक्टिविटीज़, अतिरिक्त स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ या बच्चों को कुछ और चीज़ें करनी है, उसके लिए बच्चों का बचपन खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है तो बच्चे खुश है, उसमें पेरेंट्स खुश है, एंड अल्टीमेटली वी मैनेजमेंट पीपल आर वेरी हैप्पी फॉर द सेम। और एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे बातों में रह गई है, जो मुझे बतानी है, बच्चों का कैरेक्टर का डेवलपमेंट के ऊपर में फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से हम लोगों ने कार्यरत होना चाहिए। किस तरह से? कैरेक्टर का तात्पर्य है कि बच्चों का जो मानसिकता है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ये ज़्यादा से ज़्यादा बने। बिकॉज देयर इज अ सेइंग, इफ यू आर हैविंग द कॉन्फिडेंस यू कैन विन द वर्ल्ड। आजकल समय, स्थिति, परिस्थिति, वातावरण इस तरह से हो गया है कि छोटी सी छोटी बातों पर बच्चे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशावादी कैरेक्टर की तरफ में उनका झुकाव हो जाता है और वो सब चीज़ों की वजह से कुछ बच्चों की आदतें भी खराब हो जाती है अपने आप को सिचुएशन से डाइवर्ट करने के लिए। तो सारे स्कूल, सारे शिक्षक, पढ़ाने वाले शैक्षणिक पद्धतियों में एक जो सबसे बड़ा बदलाव आना चाहिए, जो हमने यहाँ पर कर चुके हैं, वो ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस का निर्माण करना और एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस का निर्माण करना। और ये जो है, ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने का कोर्स नहीं होता है। ये उनके लाइफ स्टाइल के अंदर में हमको इसको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि भाई हाथ पांव सही सलामत है तो हम हमारे जीवन में किसी भी लेवल के सक्सेस को हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन या एडवर्स सिचुएशन को हम लोग पार कर सकते हैं। ये विश्वास शारीरिक और मानसिक रूप से हर बच्चों के अंदर में कूट कूट कर हम लोग को भरना है। और ये चेंजेस हम हमारे बच्चों में देख रहे हैं और पेरेंट्स आते हैं, पालक आते हैं, हमको कहते हैं कि सर हमारे बच्चे जो बड़े इंट्रोवर्ट होते थे, स्टेज का जो एक फियरिंग होता था या कोई छोटे बड़े प्रॉब्लम में जो रोते थे या थोड़े परेशान होते थे, अब वो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वो हमसे कहते हैं कि पापा वी विल टेक केयर ऑफ दिस मैटर, वी विल सॉल्व इट बिकॉज वी आर इनफ कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग दिस मैटर। जब पेरेंट्स आते हैं और ये बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम जिस रूप से कार्यरत है, जो हम काम कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, स्कूल गोंडवाना स्कूल की और बच्चों का रूप भी बढ़ता नजर आ रहा है जी। तो क्या आपकी अन्य नागपुर, महाराष्ट्र में या विदर्भ में ऐसी गोंडवाना, रॉयल गोंडवाना की ब्रांचेस ओपन होने वाली है जिससे बच्चे आपके स्कूल में आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें? जी, जैसा मैंने कहा कि हमारे ऑलरेडी 2 शाखाएं खुल चुकी है नागपुर में ही। ये स्कूल के अलावा एक मनीष नगर में और एक बेसा में, काफ़ी बड़ी जगह हमने ली है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़े किए हैं। एंड उसमें हम लोग को उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा एडमिशन्स आए हैं। और पर हम लोग की भी एक सीमा होती है एक पर्टिकुलर सेक्शन में उतने बच्चों को लेने के लिए, पर पेरेंट्स का रिक्वेस्ट है कि नहीं सर आप हमारे बच्चे तो भाई आपके यहाँ ही पढ़ेंगे। तो वो एक रीज़न है। देखिए अब मनीष नगर और बेसा में कितना दूरी है, बहुत कम दूरी है। पहले हमने मनीष नगर में स्टार्ट किए, वहाँ फुलफिल हो गया। देन उसके नज़दीक में बेसा में हमको और एक यूनिट चालू करना पड़ा उन पेरेंट्स के बातों के मान सम्मान रखने के लिए। आने वाले समय पर जैसा मैंने कहा कि हमारा रामटेक में एक काफ़ी बड़ा स्कूल चालू करने का हमारा उद्देश्य है। चंद्रपुर में एक बहुत बड़ा स्कूल का हम लोग का काम चालू हो चुका है। एंड पूना, रायपुर, इंदौर, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्शंस और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी है, जो 2024 से वहाँ पर भी काम चालू हो जाएगा। एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि स्कूल को हमने एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाद में देखना चाहिए। पहले हमने इसको एक सोशल
रूप से हमने देखना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंतर्गत ये सब कुछ आता है एंड इट इज़ मेंट फॉर द सोसाइटी एंड बिल्ड फॉर द सोसाइटी। सो दैट सेइंग इज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चा अगर अपने पाँव में शैक्षणिक रूप से आत्मनिर्भरता के साथ में अगर खड़ा हो जाता है, वो आने वाले समय पर समाज में 10 लोगों का आधार बनता है। आप कोई भी हेल्प किसी को करेंगे वो वन टाइम हेल्प होगा। अब एजुकेशनली आप बच्चे को इंडिपेंडेंट अगर करवा देते हो तो लाइफ भर का उनके लिए हेल्प हो जाता है, फिर उस बच्चे को किसी और हेल्प की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग गढ़चिरौली के इंटरनल जो पार्ट है, जहाँ पर बच्चों को स्कूलिंग के नाम पे शायद चौथी या पाँचवीं के बाद में शायद बच्चे पढ़ते भी नहीं है, मतलब इंटरनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, नक्सल ग्रसित एरिया जो बहुत पॉवर्टी लाइन के नीचे में है, वहाँ पे हम लोग का एक मेरा एक सपना है और माता रानी उस सपने को पूरा करेगा ऐसा मुझे विश्वास है हमारे पेरेंट्स के आशीर्वाद से। वहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चों से पैसे नहीं लेंगे, उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाएंगे। हमारे बाकी जितने स्कूल और संस्थाएं हैं उनसे जो कुछ भी एक डिसेंट अमाउंट आता है उस अमाउंट से हम लोग उस संस्था को चलाएंगे, और एक सपने है कि कम से कम एक 2000 बच्चों को हर साल वहाँ पे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाकर उन बच्चों को आत्मनिर्भर करवाए, और 1 रुपये भी हम उन पालक से या उन बच्चों से हम लोग नहीं लेंगे। ये हो गई पहली बात। एंड दूसरी बात, हम लोग का जैसे आईआईटी के लिए नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग के प्राइवेटली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन एक नाम बना चुका है अच्छे रिजल्ट के माध्यम से, इनसाइट के नाम से। तो इनसाइट का भी एक सेंटर हम लोग गढ़चिरौली के इंटरनल जगह पर हम लगाना चाहते हैं, जहाँ पे निःशुल्क रूप से हम लोग बच्चों को वहाँ पे आईआईटी की कोचिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कोचिंग हम लोग देंगे, ताकि वहाँ से भी अधिक से अधिक बच्चे लोग डॉक्टर से इंजीनियर्स बन के अगर बाहर निकलते तो उस कंप्लीट एरिया को जो है डेवलपमेंट होने में, उनके जो मानसिकता बदलने में और शैक्षणिक महत्व को समझने के लिए वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। कोशिश हमारी देखिए जारी है, तो देखते हैं ऊपर वाला इसमें कितना सहयोग करता है। सर, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम गढ़चिरौली जैसे नक्सल एरिया में जी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है शिक्षा। तो उसी तरह सर देश में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और इसी कारण भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वैसे ही नागपुर शहर में कुछ आपके स्कूल की तरफ से योजनाएं हैं जिससे बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं नागपुर में? जी बिल्कुल। देखिए, आरटीए के माध्यम से सरकार ने तो ऑलरेडी एक प्रावधान बना के रखा हुआ है, और हमें खुशी है इस बात की कि आरटीए के मार्फत से भी जो बच्चे लोग आ रहे हैं, देयर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। इसके अलावा कई सारे बच्चे लोग हैं, जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो कर्मचारियों के भी जो बच्चे हैं, जो डी क्लास के कर्मचारी जो होते हैं, उनके बच्चों को तो ऑलमोस्ट हम लोग फ्री में ही करवा के दे रहे हैं। एंड लगभग 16-17 बच्चे तो इस साल में मैंने ऐसे बच्चों को लिया हूँ कि जिनको 1 रुपये भी हमने उनसे लिए नहीं है। बेसिकली ये हम लोग आपने अभी पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात बताने में क्या हो जाता है ना कि आपको कोई अगर परोपकारी काम आप कर रहे हो तो उसको जिक्र नहीं करना चाहिए। अब जिक्र करने का तात्पर्य ये होता है कि चलो भाई ये संस्था वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, वो उसके लिए नहीं कर रहे। वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सी, इतनी बड़ी स्कूल है, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कुछ बच्चे लोग को अगर हम सही में उनकी योग्यता के अनुसार अगर उन्हें उनकी शिक्षा में अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो परमात्मा कहीं ना कहीं से जो है वो चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप से हमारे लिए कुछ ना कुछ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज ला के दे देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरा मानना है नेचर, द यूनिवर्स विल हेल्प टू देम हु आर बेनिफिशियल टू द यूनिवर्स। सर, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को महाराष्ट्र टीवी 24 के? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इंटरव्यू कवर किए हैं।
देखिए, पेरेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हर बच्चा विशेष होता है। ये बड़े जवाबदारी और जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ। हर बच्चा विशेष होता है। हमारी इच्छा होती है कि हमारे बच्चों को हमको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, सीए बनाना है। पर हमें ये बात को भी समझना पड़ेगा कि उस बच्चे में नैसर्गिक, नेचुरली इनबिल्ट टैलेंट जो है वो किस फील्ड की तरफ में उनका रुझाव है। उस रुझाव को, चाहे वो पेंटिंग करना पसंद करो, चाहे वो डांसिंग करना पसंद करो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में आपको उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर उसको दिख रहा है, या विभिन्न और टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपके बच्चे एक विशेष टैलेंट दिख रहा है, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है कि उन बच्चों को आप लोगों ने उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको डेवलप होने का अपने अवसर देना चाहिए। आप यकीन मानिए वो ऐसा कमाल का काम करेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। आप उनको वो जो चीज़ है उस चीज़ के लिए आप उनका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, उन बच्चों को पीछे मत खींचिएगा। ये मेरा पालक लोगों के लिए एक मैसेज है। एंड दूसरा मेरा मैसेज जो हमारे शिक्षक लोगों के लिए जो है वो ये है, देखिए पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मनी इज इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूँ, बट बीइंग ए टीचर, एक अच्छा टीचर पैसे के हिसाब से अपने टीचिंग क्वालिटी को वैल्यू मत करिएगा। आई मीन टू से कि आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो यार कहाँ से मुझे कितना पैसा मिल रहा है तो मैं उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा मत करिएगा प्लीज। आप जिन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं आप शिद्दत से पढ़ाइए। आप में जितना एनर्जी है, टैलेंट है, उसका पूरा उपयोग करिए। आपका काम अच्छा रहेगा, आपके काम का मूल्यांकन और वैल्यू आपका अपने आप मिलेगा। बच्चों के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कराइएगा जब पढ़ाने का वक्त आता है। और बच्चों के लिए जो मेरा मैसेज ये है कि ये जो समय है बेटा आप लोगों का, जब आप पढ़ रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये जो क्लासेस में आप खुलकर जिए। बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। अपना कंपैरिजन आप दूसरे बच्चों से मत करिएगा बेटा। आप अपने आप में विशेष हो, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो। भाई उनका मार्क्स ज़्यादा आ गया है, मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरे में कुछ कमतरता है नहीं। आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना व्यक्तित्व है। आप अपनी कोशिश 100% रखिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जब किसी भी प्रतिस्पर्धक परीक्षा की बात आती हो या फिर किसी आपके एग्जाम के टेस्ट की बात आती हो, उसके टेस्ट के मार्क्स की बात आती हो, you give your 100% and don't compare yourself with others. All are different. आप सब चमत्कारिक बच्चे हो और लाइफ को बेटा हर पल खुशी के साथ में जिए। And be confident in yourself. You're all special. Live confidently and live happily. So thank you so much all the viewers. कभी आप लोग को समय मिले हमारे स्कूल में आप जरूर पधारिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर बच्चों के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था करवा के रखे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब।